विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ, मस्त एवं तंदुरुस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का अध्याय शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रकृतियों विकास संसाधन एवं विकास के संदर्भ में मृदा संसाधन, जो हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है, उसे पढ़ा। आज हम जल, जिसे हम पानी नीर के नाम से जानते हैं, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। जल के स्रोत व उनके प्रकार, वितरण एवं संरक्षण आज का पूरा टॉपिक रहेगा। जल के स्रोत और उसके प्रकार, वितरण और जल संरक्षण। जल एक मूल्यवान संपदा है। इससे हमारी मूलभूत आवश्यकता पूर्ण होती है। पृथ्वी पर जीवन का आधार जल ही है। वनस्पति एवं जीव जंतु के शरीर में जल का अंश प्रधान होता है। मनुष्य के शरीर में 70% जल रहता है। प्रकृति में जो हमें सबसे बड़ा उपहार दिया है, प्रकृति ने जो हमें सबसे बड़ा उपहार दिया है, वह है जल, पानी, जिसके बिना न पेड़ पौधे रह सकते हैं, न जीव जंतु जी सकते हैं, न मनुष्य जी सकते हैं। आप कभी इसे प्रयोग करके भी देखना, आप पानी पिए बिना कितने देर रह सकते हैं, इसे आप देखिएगा। हम 1-2 घंटे बड़े मुश्किल से रहते हैं, उसके बाद हमारा क्या होता है, गला सूखने लगता है और हम लोग को पानी पीने की इच्छा जागृत हो जाती है और हम पानी पी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पानी की हमारी कहना चाहिए मूलभूत आवश्यकता है। हमारा जो शरीर बना है, इसमें भी 70% पानी ही पाया जाता है। जल के प्रमुख 4 स्रोत हैं: पृष्ठीय जल, भौम जल, वायुमंडलीय जल तथा महासागरीय जल। पृष्ठ या भूतल पर जल वर्षा व बर्फ के पिघलने से प्राप्त होता है। पृष्ठीय जल क्या होता है? जो भूपर्पट्टी पे भूतल पर वर्षा का जल इकट्ठा होने से, बर्फ के पिघलने से प्राप्त होता है, जिसे हम नदी, तालाब, पोखर, झीलों से प्राप्त करते हैं, वे होते हैं भूतल जल। अधिकांश जल बहकर नदियों में चला जाता है, जो बाद में सागर व महासागर में पहुंच जाता है। वर्षा ऋतु का जो जल है, बरसात में जो जल आसमान से बरसता है, वो नीचे पहुंचता है और नदियों के माध्यम से महासागरों तक चला जाता है। वर्षा का जल का कुछ अंश धरातल द्वारा सोख लिया है, और जो बारिश होती है और उसके बाद हमारी जो धरती है, वो कुछ भाग अंदर सोख लेती है, और जिसे हम भूमिगत जल या भौम जल कहते हैं। इसके अतिरिक्त वर्षा का जल कुछ अंश भाप बनकर वायुमंडल में लौट जाता है, जिसे हम वायुमंडलीय जल कहते हैं। कुछ भाग क्या होता है, बारिश का भूमि सोख लेती है, जो चट्टानों में जाके समा जाता है, वो भूमिगत जल या भौम जल कहलाता है। इसके अतिरिक्त बाकी जो भूपृष्ठ पे रह जाता है जल, वह जल क्या हो जाता है, भाप बनकर, सूर्य की गर्मी से भाप बनकर वायुमंडल में लौट जाता है, इसे वायुमंडलीय जल कहते हैं। पृष्ठीय जल, अब ये पृष्ठीय जल क्या होता है? नदियों, झीलों, छोटे जलाशय का जल पृष्ठीय जल कहलाता है। पृष्ठीय जल की प्रमुख स्रोत नदी, झील, तालाब आदि है। पृष्ठीय जल के स्रोत क्या क्या है, यानी कहाँ से हमें पृष्ठीय जल प्राप्त होता है? नदी, झील, तालाब आदि। भारत में नदियों व सहायक नदियाँ देश के हर भाग में पाई जाती है। हमारे भारत में नदियों की प्रचुरता है। भारत के कुल पृष्ठीय जल का लगभग 60% भाग 3 प्रमुख नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से होकर बहता है। 60% भाग हमारे भारत का जो पृष्ठीय भाग है, वो 3 बड़ी नदी के द्वारा ही कितना बहा के ले जाती है नदियाँ? 60% जल लेके जाती है। कौन कौन सी नदी है वे? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। संसार की बड़ी नदियों में ब्रह्मपुत्र और गंगा का क्रमशः 8वां व 10वां स्थान है, यानी ब्रह्मपुत्र 8वीं है और 10वीं में गंगा बड़ी नदी। संसार की बड़ी नदियों में 8वीं ब्रह्मपुत्र नदी आती है और 10वां स्थान हमारी गंगा नदी का है। जल संसाधन की अब देखेंगे हम भौम जल। वर्षा का कुछ जल भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। कृषि व वनस्पति उत्पादन में इसका योगदान महत्वपूर्ण होता है। सोखा हुआ जल धरातल में के नीचे अभेद चट्टानों तक पहुंचकर एकत्र हो जाता है। इससे कुआं व ट्यूबवेल के माध्यम से लाया जाता है तथा मानवीय उपयोग के अतिरिक्त कृषि भूमि
की सिंचाई, बागवानी उद्योग आदि के लिए उपयोग में किया जाता है। जो भूमिगत जल या भौमजल है, ये जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तो ये ज़मीन के द्वारा सोख लिया जाता है और जाके ये पानी कहाँ, चट्टानों के पास, जो अभेद चट्टान है उनके पास पहुंचकर एकत्र हो जाता है, जिसे हम कुओं के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से निकालते हैं। और हम अपनी जो दैनिक आवश्यकता है उसकी तो पूर्ति करते ही करते हैं, साथ ही साथ में क्या करते हैं, सिंचाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और कहीं कहीं पर उद्योग के में भी इनका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे वायुमंडलीय जल। जो वायुमंडलीय जल क्या होता है, जो जल बारिश के साथ भूमि पे तो आता है, पर सूर्य की ताप के कारण भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है, वह वायुमंडलीय जल कहलाता है। महासागरीय जल, अब क्या देखेंगे हम, महासागरीय जल देश के पश्चिम, पूर्व, दक्षिण में क्रमशः अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर है। आपने भारत का मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखा है बेटा, हमारा देश 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, महासागरों से घिरा हुआ है। महासागरों के घिरे होने के कारण हमारे देश में पानी की, जल संसाधन की कोई कमी नहीं है, पर यह जल हमारे पीने योग्य नहीं है। यह मत्स्य उद्योग के लिए और जल परिवहन के लिए पर्याप्त है। माफ़ करना, बिजली के चले जाने के कारण कुछ समय का विलंब हुआ। जल के उपयोग, अब हम देखेंगे जल के उपयोग। जल के हम क्या क्या उपयोग करते हैं। जल के उपयोग में मुख्यतः आप तो जानते हो, पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए, साफ सफाई हेतु तथा सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, परिवहन, मनोरंजन इत्यादि के लिए भी करते हैं। अब आप कहेंगे कि मैडम हमने तो खाने पीने, भोजन बनाने, सफाई हेतु, सिंचाई और जल विद्युत का तो नाम सुना था, पर मनोरंजन के लिए, हाँ बेटा आप देखना आजकल फन वर्ड बनाए जाते हैं जिसमें वाटर पार्क का बड़ा महत्व है। इसमें स्लाइडिंग, स्विमिंग इत्यादि की जाती है, जो जल के साथ अनेक प्रकार के मनोरंजन गेम खेले जाते हैं। तैराकी भी एक प्रकार का मनोरंजन का ही काम है, जो जल से ही संभव होता है। जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है और हमारे देश में सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। देश की सिंचाई की प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। सिंचाई के प्रमुख 3 साधन हैं। जो हमारे देश में प्राचीनतम सिंचाई का साधन है वो है नहरें, कुएं, नलकूप, तालाब। नहरें, तालाब और नलकूप, कुएं हैं, नलकूप है, ये हमारे क्या हैं, सिंचाई के प्रमुख 3 साधन हैं। अब देखेंगे हम जल संसाधन की समस्या और संरक्षण। क्या देखेंगे, जल संसाधन के साथ हमारे पास किस प्रकार की समस्या आती है और उनका हम संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। जल संसाधन संबंधी अनेक प्रकार की समस्या है जिनका संबंध संसाधन की उपलब्धता, उपयोग, गुणवत्ता तथा प्रबंधन से है। ऐसा नहीं है कि पानी तो हमें प्रकृति ने खूब भरपूर मात्रा में दिया है, हमारी पृथ्वी का 1/3 भाग भी जल से डूबा हुआ है, पर क्या सारा जल उपयोग के लिए है? नहीं बेटा, पूरा जल पानी का हम उपयोग नहीं करते हैं। सिर्फ इतनी बड़ी धनराशि, अक्षय जल राशि का सिर्फ 2%, 2% ओनली हम लोग क्या करते हैं, इसका पीने के लिए उपयोग करते हैं और कुछ प्रतिशत भाग से सिंचाई की जाती है। बाकी जो जल की इतनी अथाह राशि है उसका हम पूरा के पूरे उपयोग नहीं करते हैं। तो यही इसका उपयोग करना, इस पानी की गुणवत्ता बढ़ा के और उसका प्रबंधन करके हमें जल का उपयोग करना है। स्वतंत्रता के समय सिंचाई व उद्योग के लिए जल का पर्याप्त रूप से उपलब्ध था, परंतु अब जनसंख्या वृद्धि के कारण हर क्षेत्र में जल की कमी हो रही है। पहले क्या था, हमारे देश की जनसंख्या कम थी तो सिंचाई व उद्योग के लिए पानी पर्याप्त पड़ता था, पर अब जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है जल की कमी होती जा रही है। गर्मियों में जल संसाधन का अभाव दक्षिण भारत में होता है। दक्षिण क्या भारत बेटा, अब तो लगता है लगभग सारे ही भारत में जो ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी की ऋतु आती है, तब पानी की कमी का पता चल जाता है। इसका मुख्य कारण अंधाधुंध मात्रा में हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्यूबवेल बना रहे हैं, जिससे भूमिगत जो जल है उसका
उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब जब तक कि जब भूमिगत जल संचयित है तब तक हम उपयोग करेंगे, अन्यथा कहाँ से लाएंगे। तो जो भूमिगत जल का जल स्तर है वो भी अब निम्न होते जा रहा है, नीचे जाते जा रहा है। और जो वर्षा है वो क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। जिन प्रदेशों में नलकूप से सिंचाई होती है वहाँ विद्युत प्रदाय की स्थिति पर जल संसाधन की उपलब्धता निर्भर है। इस कारण जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यक हो गया है। जहाँ पर अब जल की मात्रा भरपूर है वहाँ अन्य जल का ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंचाई और खाने पीने अपने दैनिक आवश्यकता के लिए होता है। जल का उपयोग उद्योग धंधे, विद्युत निर्माण इत्यादियों में किया जाता है। तो अब इनका हमें क्या करना है, विवेकपूर्ण, यानी थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालेंगे कि क्या हम पानी का जो उपयोग कर रहे हैं वो सही है और क्या हम पानी को गंदा तो नहीं कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का हमें क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। जल संसाधनों की सीमित आपूर्ति, तेज़ी से बढ़ती हुई मांग और इसकी असमान उपलब्धता के कारण इसका संरक्षण आवश्यक हो गया। इसके लिए निम्नलिखित 3 कदम आवश्यक है। अब हमारे देश में ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ जिस तरह मध्य प्रदेश में या बालाघाट ज़िले में पानी की कोई कमी नहीं है तो अन्य ज़िलों में नहीं होगी या अन्य राज्यों में नहीं होगी। हर जगह पानी का वितरण जो है प्रकृति ने समान रूप से नहीं किया है। कहीं पे समुद्र खूब दे दिया है, कहीं पे नदियाँ खूब दे दिया है, कहीं पर रेगिस्तान नहीं है। इस प्रकार से जल का वितरण है। जल का संरक्षण के लिए अब हमें निम्न बातों को देखना है। तो चलिए देखते हैं। वर्षा जल संग्रहण तथा इसके अफवाह को रोकना। पहले तो जो वर्षा का जल बह जाता है जिसे हम संरक्षित या इसका भंडार करके नहीं रख सकते, इसको रोकना है। आप देख रहे होंगे अभी हम लोगों के यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग किया जा रहा है, जिसमें क्या होता है, घर की छतों से जो पानी बहता है उसे ऐसा एक कंपोस्ट पिट बनाया जाता है जिसमें वो पानी सोख पिट बनाया जाता है जिसमें वो पानी को सोख लिया जाता है, जिससे क्या होता है, भूमिगत पानी का स्तर बढ़ता है। ये तो अब जो भी घर बन रहे हैं इसके साथ ज़रूरी कर देना चाहिए। छोटे बड़े सभी नदी जल संग्रह क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन करना, और चाहे वो जल संसाधन छोटा हो या बड़ा हो, इसका सब क्या करना है, वैज्ञानिक प्रबंधन करना है। जल को प्रदूषण से बचाना, और सबसे ज़रूरी है जो अक्षय राशि जल हमारे पास है, चाहे वो नदी के रूप में हो, तालाब के रूप में हो, जिस भी रूप में, उसे हमें क्या बचाना है, प्रदूषित होने से बचाना है। तो जल संसाधन समझ में आया बेटा, यह हमारे लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी साधन है और इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जल है तो कल है। जल का जितना हो सके उतना संरक्षण करें, उसे व्यर्थ न बहने दे, क्योंकि बिन पानी सब सून। चलिए अब देखते हैं नया दूसरा प्राकृतिक संसाधन जिसे हम वन संसाधन के नाम से जानते हैं, और वन में रहने वाले जीवों को हम वन्य प्राणी के नाम से जानते हैं। तो अब देखेंगे वन एवं वन्य प्राणी, उपयोगिता व संरक्षण। क्या देखना है अब हमको, उपयोगिता एवं संरक्षण। भूतल का वह विस्तृत क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक वनस्पति के रूप में वृक्षों की प्रधानता है, वन कहलाते हैं। वन किसे कहते हैं, वन के हम सिंपल साधारण शब्दों में कैसे परिभाषित कर सकते हैं वन को, कि भूतल का या हमारी भूमि का, धरती का वह विस्तृत यानी बड़ा से बड़ा क्षेत्र, हिस्सा जिसमें प्राकृतिक वनस्पति के रूप में वृक्षों की प्रधानता हो, जहाँ पर घने पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से जगे हो, वन कहलाते हैं। वन प्रकृति की अमूल्य देन है। प्रकृति से तो मिली सारी ही चीज़ अमूल्य है, पर वन भी एक प्रकार की अमूल्य ही देन है। यह महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ऐसा अनुमान है कि प्रारंभ में पृथ्वी का 1/4 25% वनों से ढका हुआ था, किंतु मानवीय विकास के साथ खेती, आवास तथा कल कारखानों के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु वनों की बड़े पैमाने पर कटाई कर दी गई। फलस्वरूप अब पृथ्वी केवल 15% भाग पर ही वन रह गया। देखे होंगे आपने, पृथ्वी के 75% भाग पे तो क्या है, पानी ही पानी है। और क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि पुराने समय में या बहुत साल पहले जो पानी के बाद बचा वाला भाग था वो क्या था, सिर्फ वन था। पर हमारी दैनिक जीवनों की पूर्ति के लिए हमें सिर्फ वन ही से हर चीज़ नहीं मिलता। हमें कृषि करने के लिए खेत चाहिए थे, घर बनाने के लिए भूमि चाहिए थी,
आपने कल कारखाने डालने के लिए भूमि की ज़रूरत थी, तो हमने क्या किया, उन वनों को काटते गए और फलस्वरूप अब क्या हो गया, जो 25% हमारे वनों का हिस्सा था अब वो कितना रह गया है, मात्र 15% रह गया है। प्राकृतिक वनस्पति किसी स्थान की स्थिति, जलवायु तथा पाई जाने वाली मिट्टी पर निर्भर करती है। जो प्राकृतिक वनस्पति बेटा वो क्या होती है, जैसी जहाँ की जिस जगह की जलवायु है, जिस प्रकार की वहाँ मिट्टी पाई जाती है उसी पर निर्भर करती है। स्थिति, जलवायु तथा मिट्टी की परिस्थिति एक समान न पाए जाने के कारण प्राकृतिक वनस्पति के वितरण में भी काफ़ी विभिन्नता, यानी हमारे भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो एक समान नहीं, भारत में हर जगह एक ही समान जलवायु नहीं पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, वनों का भी वितरण जो है में भिन्नता पाई जाती है। भारत में जलवायु की विविधता एवं धरातलीय असमानता के कारण विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। वनों की इतनी विविधता विश्व के किसी अन्य देश में भी नहीं मिलती। हमारे यहाँ विश्व के हर प्रकार की जलवायु भी है कहेंगे तो चलेगा, और हर प्रकार के वन हैं वो भी कहेंगे तो चलेगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में पेड़ पौधों के लगभग 47,000 प्रजातियां हैं। हमारे जो कहना चाहिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है उसने बताया कि हमारे देश में पेड़ एवं पौधे, बड़े पेड़ और छोटे पौधे, इनकी लगभग कितनी प्रजाति, 47,000 प्रजातियां हैं, जिसमें से 5,000 प्रजातियां तो ऐसी है जो केवल भारत में ही मिलती है। हमारे देश में वितरण के आधार पर भारतीय वनों को निम्नलिखित प्रकार से बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मानसूनी वन, आर्द्र मानसूनी वन, शुष्क मानसूनी वन, मरुस्थलीय वन, डेल्टाई वन, हिमालयी वन। जो हमारी भारत में भूमि और जलवायु का वितरण है उसके आधार पर वनों को 5 बड़े भागों में बांटा गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है मानसूनी वन। मानसूनी वन को 2 भागों में बांटा गया, आर्द्र मानसूनी वन और शुष्क मानसूनी वन। तीसरा में आ जाता है मरुस्थलीय वन, चौथे में डेल्टाई वन और 5वें में हिमालयी वन। भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का महत्व। भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का क्या महत्व है इसे हम देखेंगे। वन एक संपत्ति है, वन एक कैसी है, संपत्ति के समान है। भारत में वन संपदा देश के भौगोलिक क्षेत्र का 20.64% है। यह विश्व के वन क्षेत्र का 1.7% है। हमारे जो भारत है इसमें जो भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 20.64% है, और यह विश्व के वन क्षेत्र का कितना भाग है, 1.7% है। देश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.11 हेक्टेयर है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं जिसका वितरण एक समान नहीं है। हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों में कठोर लकड़ी के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, और इनमें क्या है, कठोर लकड़ी के वन अधिक पाए जाते हैं। डॉक्टर P.H. चटरवक के शब्दों में वन राष्ट्रीय संपत्ति है और सभ्यता के लिए इनकी नितांत आवश्यकता है। ये केवल लकड़ी ही प्रदान नहीं करते बल्कि कई प्रकार के कच्चे माल, पशुओं के लिए चारा तथा राज्य के लिए आय भी पैदा करते हैं। इसके परोक्ष लाभ तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे तो प्रत्यक्ष लाभ पेड़ अलग दिखाते हैं, परोक्ष यानी जो जिसे हम देख नहीं सकते। देखने वाले लाभ में क्या क्या आते हैं बेटा, हमें वनों से यानी वन में पाए जाने वाले पेड़ों से फल, फूल, लकड़ी, छाल, पत्ते, कई हर एक प्रकार की चीज़ें मिलती है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हमारे पशुओं के लिए चारा तथा कच्चा माल, जो हम छोटे मोटे उद्योग करते हैं उनके लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है। प्रकृति प्रेमी वेकन ने कहा है कि वनों से हम ऑक्सीजन, पानी, भोजन, जलवायु, भूरक्षण को रोकने की क्षमता और लकड़ी प्राप्त करते हैं। वेकन का क्या कहना है कि वन हमें ऑक्सीजन देते हैं, पानी, भोजन, जलवायु, भूषण की क्षमता और लकड़ी प्राप्त करते हैं। वृक्ष लगाना न केवल आर्थिक दृष्टि से उपयोगी वरन पर्यावरण की शुद्धि के लिए भी आवश्यक है। और उन्होंने यहाँ तक के भी कहा है कि पेड़ लगाना सिर्फ आर्थिक दृष्टि से ही उपयोगी नहीं है वरन क्या है, हमारी वातावरण को, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए भी आवश्यक है। वनों के प्रत्यक्ष लाभ, अभी हमें जैसे चटरवक सर ने कहा कि हमें इससे परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों प्रकार के लाभ है, तो हम देखेंगे प्रत्यक्ष लाभ। लकड़ी
की प्राप्ति। वनों से हमें क्या होता है, ईंधन के लिए और क्या कहते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी मिलती है। इन वृक्षों में सागौन, साल, शीशम, चीड़, देवदार, आबूनस, चंदन आदि की लकड़ी मिलती है। लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। दूसरा है सहायक उपजों की प्राप्ति। वनों से हमें सहायक उपज के रूप में लाख, चमड़ा, गोंद, शहद, कत्था, मोम, छाले, बांस, बैत, जड़ी बूटियों, जानवर के सींग आदि मिलते हैं। ये लाभकारी उद्योग के लिए आधारभूत है। आधारभूत उद्योगों के लिए सामग्री। वन से हमें घास, सनोवर तथा बांस के कागज उद्योग, चीड़, सुप्रस तथा सफ़ेद सनोवर से दिया सलाई उद्योग, लाख से लाख उद्योग, मोम से मोम उद्योग, महुआ की छाल व बबूल से गोंद, चमड़ा उद्योग, चंदन से चंदन, तारपीन और केवड़ा तेल उद्योग, जड़ी बूटियों से औद्योगिक औषधि उद्योग विकसित हुए। यानी अलग अलग प्रकार के पेड़ हमें अलग अलग प्रकार के फायदे देते हैं। इसमें गिनाया हुआ है हमें, जैसे हम कह सकते हैं कि जो सफ़ेद सनोवर है उससे दिया सलाई का उद्योग किया जाता है। लाख से लाख उद्योग चलाया जाता है। मोम से मोम उद्योग चलाया जाता है। बबूल की छाल से औषधि बनती है। गोंद और छाल से बनती है और बबूल से दोहरा लाभ है, उसकी छाल से औषधि बनती है। और जो गोंद मिलता है उससे एक लसलसा चिकटा पदार्थ मिलता है जिससे गोंद उद्योग चलता है। वन में पाए जाने वाले पशुओं से चमड़ा मिलता है जिससे चमड़ा उद्योग चलता है। चंदन, केवड़ा आदि से तेल उद्योग जो महक खुशबूदार होते हैं। और जड़ी बूटियों से औषधि उद्योग विकास हुए। जानवरों के लिए चारागाह। जो वन क्षेत्र है वो उत्तम चारागाह है। वनों के लिए जानवरों के लिए और घास और कई प्रकार की पत्ती मिलती। रोजगार की प्राप्ति। वनों से हमें आजीविका की प्राप्ति तो होती है, पर साथ ही साथ क्या ये हमें रोजगार भी देते हैं। जैसे हम देखते होंगे कि वन से जो कच्चे पदार्थ हमें मिलते हैं उससे कई प्रकार के उद्योग चल रहे हैं और उद्योगों में करोड़ों लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। वन में से कच्चे माल की तुटाई करने के लिए भी हमें मजदूर की ज़रूरत पड़ती। तो इस प्रकार से लोगों को दोनों तरफ, एक तो उद्योग में भी काम करते हैं, दूसरे वनों में भी काम करते हैं। ऐसे दोहरा लाभ, दोहरी रोजगारी हमें वनों से मिलती है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। कई बेशुमार चीज़ें, जो बेशुमार कहना चाहिए चीज़ें जो हमें जंगल से मिलती, जैसे चंदन का तेल, तारपीन का तेल और कुछ ऐसी लकड़ियों से बनी कलात्मक वस्तुएं जिनका निर्यात हम विदेशों में करते हैं और उससे हमें क्या मिलती है, विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। उद्योग, लघु उद्योग में सहायक। वनों से प्राप्त वस्तु जैसे तेंदुपत्ता, बेज, शहद, मोम आदि से लघु उद्योग का विकास हुआ है। सरकार को राजस्व। सरकार को वन से राजस्व व रियल्टी के रूप में करोड़ों रुपए की प्राप्ति होती। वर्तमान में यह राजस्व